हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन और उसके यौगिक। तो इन्हीं के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे और एक बार बच्चों हम रिवाइज कर लेंगे जो भी टॉपिक्स हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, रिवीजन से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले पढ़ा हमने कार्बन की अकरेंस के बारे में, कार्बन कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन लगभग हर चीज में पाया जाता है। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, इससे लेके हर एक चीज, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, ज्यादातर जो हमारे फ्यूल्स होते हैं वो भी कार्बन कंटेनिंग होते हैं। जो भी हम फ्यूल्स का यूज करते हैं, जैसे कि वुड है, कोल है, चारकोल है, ठीक है, कोक है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, बायोगैस है, तो ये जितने भी हमारे फ्यूल्स हैं जिनको भी हम यूज करते हैं वो मोस्टली कार्बन कंटेनिंग होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में लगभग हर एक चीज में कार्बन पाया जाता है। क्लियर है इतना? चलिए, कार्बन इज फाउंड इन द फ्री स्टेट एज, और कार्बन फ्री स्टेट में भी पाया जाता है डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन के रूप में। ठीक है, चलिए फिर हमने पढ़ा बच्चों कि कार्बन जब जलता है, कोई भी कार्बन का कंपाउंड जब जलेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर हम अर्थ के क्रस्ट की बात करें तो लगभग 0.02% यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन पाया जाता है। और अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में लगभग 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं, देखो 0.02% तो कार्बन पाया जाता है। और अगर हम गैस की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं, अगर एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो उसका कंपोजिशन 100% है। ठीक है, तो 100% में से 78% तो है नाइट्रोजन N2। ठीक है, उसके बाद 21% है O2 यानी कि ऑक्सीजन, बाकी 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड। या हम कहते हैं कि ये जो 1% है ना, बाकी का रिमेनिंग 1% है जो 100% में से, क्योंकि 78% तो नाइट्रोजन हो गया, 21% ऑक्सीजन हो गया, बाकी का जो 1% है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर गैसेस भी हैं इसके साथ साथ। लेकिन सिर्फ अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये 0.03% हमारे एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, चलिए, बट कार्बन हैज इमेंस इंपॉर्टेंस। अगर कार्बन की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो कार्बन की इमेंस इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंस इसके कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। अब कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है बच्चों? जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, उसे कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, और इसकी होती है टेट्रा वैलेंसी, यानी कि 4 वैलेंसीज की होती है। ठीक है, तो 4 बॉन्ड ये फॉर्म करता है। अगर वैलेंसी की बात करें तो इसको हमने डिस्कस किया हुआ ही है। देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक मास है 12 का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से आता है 2,4। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ठीक है, अगर हम वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी? देखो, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 8 माइनस 4 यानी कि 4 है इसकी वैलेंसी। तो देखो, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देना या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इसके पास कितने हैं? 6 है। तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को तो होल्ड कर रहे हैं, बाकी के आने वाले 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड कर पाएंगे? प्रोटॉन जो है 6 सिर्फ। देखो,
इसमें प्रोटॉन कितने हैं? सिर्फ 6 प्रोटॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी से और किससे ले लेता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, क्योंकि 4 वैलेंसी है तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये किससे ले लेता है तो प्रोटॉन तो 6 ही है, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, तो 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, डोनेट करता है, तो 6 प्रोटॉन है ना, और 4 इलेक्ट्रॉन निकालना इसके लिए बहुत मुश्किल है। देखो पहले इसके पास 6 प्रोटॉन है, जब पहले ये 1 इलेक्ट्रॉन तो निकाल देगा, तब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन बच जाएंगे। तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, यानी कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा है ना, जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखेगा। अब इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मान लेते बहुत ज्यादा एनर्जी दे करके हम एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, लेकिन बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन निकालना अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है, ना इलेक्ट्रॉन गेन हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो तो कैसे हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाती है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि वो बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। क्लियर है इतना? चलिए यहाँ पे लिखिए, ये दोनों पॉइंट आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेम वही कोवेलेंट बॉन्ड की हमने बात की, कैसे ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये हमने काफी अच्छे से डिस्कस भी किया हुआ है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती कैसे। अब शेयरिंग से जो भी बॉन्ड बनेगा उसे कहा जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है इतना? अच्छा, शेयरिंग से ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड भी बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। क्लियर? चलिए चलिए, फिर हमने एलोट्रॉप्स के बारे में बात की थी, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेन, जिसको बकमिस्टर फुलरेन कहते हैं। ये कार्बन के कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, जिसमें अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड एटम इन ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो डायमंड में क्या है? हर एक कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम से बाउंड किया हुआ है, जिससे ये एक 3D स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, जैसे कि आप देख भी पाओ। तो ये वाला अगर बात करें तो ये भी 1 2 3 4 से जुड़ा हुआ है, हर एक कार्बन एटम जो है 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, बाउंड हुआ है, जिस वजह से ये एक 3D स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट बॉन्डेड है 3 कार्बन से। देखो जैसे ये वाला कार्बन 1 2 3 से बॉन्डेड है, ये वाला कार्बन भी 1 2 3 से बॉन्डेड है, ठीक है। तो ग्रेफाइट में कार्बन जो है वो किससे बॉन्डेड है? 3 कार्बन से, कार्बन एटम से बॉन्डेड है, और एक हेक्सागोनल एरे बना रहा है कुछ इस तरीके से, जो हमें दिख भी रहा है। वन बॉन्ड इज डबल बॉन्ड टू सेटिस्फाई वैलेंसी। एक बॉन्ड क्या है? डबल बॉन्ड है, जो वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। हेक्सागोनल एरे आर प्लेस्ड इन लेयर वन अबव द एरर। और ये जो हेक्सागोनल एरे है ना, ये वाला और ये वाला, तो ये एक के ऊपर एक रखा हुआ है लेयर में, ठीक है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है लेयर में। तो ये स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का। बाकी अगर फुलरेंस की बात करें तो ये है कार्बन 60, हम इसे कह सकते हैं, और यही इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर फुलरेंस का है। चलो, तो यहाँ पर है डायमंड और ग्रेफाइट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है? सेम है, क्योंकि कंपाउंड कार्बन से ही बना है, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। अब डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये हम जानते हैं, जबकि ग्रेफाइट कैसा है? स्मूथ है और स्लिपरी है। और डायमंड कैसा है? ये कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन जबकि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। नॉन मेटल ही तो है, देखो कार्बन से बना है ना, कार्बन एक नॉन मेटल है, तो उससे जो भी चीज बनेगी वो नॉन मेटल ही होगी। कार्बन से जो भी बनेगा नॉन मेटल होगा। तो डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये क्या है? नॉन मेटल है। लेकिन ग्रेफाइट में एक एक्सेप्शन ये है कि नॉन मेटल होते हुए भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है।
नेक्स्ट है सिंथेटिक डायमंड की अगर हम बात करें तो सिंथेटिक डायमंड भी बनाए जा सकते हैं बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्योर कार्बन को बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर में रख के हम सिंथेटिक डायमंड्स बना सकते हैं। दीज आर स्मॉल बट इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड। अब ये जो सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं ये छोटे होते हैं, लेकिन इनको हम नेचुरल डायमंड से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, है ना। हम ऐसा यहाँ पे डिफरेंस बता ही नहीं सकते देख करके कि कौन सा जो है वो रियल डायमंड है, कौन सा यानी कि कौन सा नेचुरल है और कौन सा सिंथेटिक है। नेचुरल यानी कि जो खुद से बनता है और सिंथेटिक यानी कि जो बनाया जाता है, ठीक है, सुटेबल कंडीशंस में। अगर फुलरेंस की बात करें तो फर्स्ट आइडेंटिफाइड वन वाज कार्बन 60 विच हैज कार्बन एटम अरेंज्ड एज अ फुटबॉल। तो कार्बन 60 है इसमें और कैसे अरेंज है, एक फुटबॉल की तरह। दिस लुक्ड लाइक अ जियोडेसिक डोम डिजाइंड बाय यूएस आर्किटेक्ट। तो ये एक जियोडेसिक डोम की तरह दिख रहा है, जैसे आपको दिख भी रहा होगा। डिजाइंड बाय यूएस आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलरेंस, सो इट वाज नेम्ड फुलरेंस। ठीक है, तो किसकी तरह, जो यूएस आर्किटेक्ट है उनकी जो एक जियोसाइड डोम का डिजाइन है उसकी तरह ये दिखता है, इसलिए इसका नाम भी फुलरेंस रख दिया, बकमिस्टर फुलरेंस के नाम। ठीक है, फुलरेंस। चलिए फिर हम बात करते हैं कार्बन के वर्सटाइल नेचर के बारे में। अब वर्सटाइल नेचर क्या है, इसकी दो खास प्रॉपर्टीज की वजह से जो इसका नेचर है वो काफी वर्सटाइल है। कौन सी दो प्रॉपर्टीज, एक तो इसकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी और एक इसकी टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी यानी कि इसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अपने साथ ही लिंक करके ये कंपाउंड बनाता है। हम जानते हैं कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड है, जितने हमारे अदर एलिमेंट है उनको मिला करके जितने कंपाउंड है ना उतने अकेले कार्बन के कंपाउंड है, और उससे ज्यादा ही होंगे कार्बन के कंपाउंड। किस वजह से, इसकी जो प्रॉपर्टी है ना कैटिनेशन वाली और टेट्रावैलेंसी, इसकी वजह से। देखो टेट्रावैलेंसी की वजह से ये चार बॉन्ड बना सकता है, चार अलग अलग एटम के साथ, चार अलग अलग एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी तो बहुत सही है इसकी, जिससे ये एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, यानी कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। खुद के साथ ही लिंक करके ये कई सारे कंपाउंड बनाते हैं। जैसे यहाँ पर एक चेन बनाया है, ब्रांचड चेन बना सकता है ये। ठीक है, इसके अलावा रिंग बना सकता है ये, रिंग चेन बना सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे कंपाउंड ये फॉर्म कर सकता है। चलिए, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज हैं। फिर नेक्स्ट है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी यानी कि चार वैलेंसी, जैसे यहाँ पे CCl4 इसने बना दिया, CH4 यहाँ पर बना दिया। इसके अलावा कई सारे कंपाउंड ये बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, इन सभी के साथ ये प्रोडक्ट बनाता है। अब एक और बात है बच्चों, कार्बन एटम जो है वो साइज में स्मॉल होता है, इसीलिए इसका जो न्यूक्लियस है, जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है ना, तो इसका न्यूक्लियस उस शेयर पेयर को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखता है, बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। इसीलिए कार्बन जो है बहुत स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कुछ और बातें हैं कार्बन को लेकर के। इट वॉज थॉट दैट ऑर्गेनिक और कार्बन कंपाउंड कुड ओनली फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ अ वाइटल फोर्स। तो पहले ये कहा जाता था, जिसको हम वूलर थ्योरी भी कहते हैं, कि जो ये कार्बन के कंपाउंड है ये सिर्फ तभी बनते हैं, इनके बीच में होती है एक वाइटल फोर्स और जिससे कि ये कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब चेंज हो गया कब, ये जो वाइटल थ्योरी है, सॉरी, जो वाइटल थ्योरी है ये चेंज हो गई कब, जब फ्रेडरिच वोहलर आए। इन्होंने ये प्रूव किया, ठीक है, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनको सिर्फ वाइटल फोर्स से द्वारा बनाया जा सकता है, यानी कि कोई लिविंग सिस्टम चाहिए होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए। लेकिन जो फ्रेडरिच वोलर थे 1828 disproved this by preparing urea from ammonium cyanide। तो इन्होंने लैबोरेटरी में अमोनियम साइनेट से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना दिया, जिससे कि पता चल गया कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनको हम लैबोरेटरी में भी बना सकते हैं। बट कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड्स, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट आर स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनके अलावा बाकी सारा ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप ये अलग अलग ब्रांचेस देखेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए, तो पहले जो ये वाइटल थ्योरी थी, वाइटल फोर्स
थ्योरी थी, तो ये इतनी सही थी, तो बहुत सारे कंपाउंड जो है वो फॉर्म नहीं हो पाते और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इतनी बड़ी नहीं बनती। ठीक है, लेकिन बाद में जब पता चला कि इन कंपाउंड को वैसे भी बनाया जा सकता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेकिन बनाया जा सकता है लैबोरेटरीज में भी, इसीलिए यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमें लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अब देखने को मिलते हैं। क्लियर इतना? जीआईसी पटलोट, बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? जीआईसी पटलोट हैंड रेज कीजिए बच्चों अगर आप तक आवाज पहुंच रही है। माइक ले लीजिए आप में से कोई। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? गौरव पुंग्याल मैम। गौरव, हम कौन सी क्लास का और कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? 10th क्लास का 4th चैप्टर। चैप्टर का नाम? फोर्थ चैप्टर, चैप्टर का नाम बताइए। कार्बन। चलिए, हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं। वेरी गुड। तो आपको समझ में आ रहा है जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं? यस मैम। वेरी गुड। तो आप किसी कार्बन के कंपाउंड का नाम बता सकते हैं? कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो? डायमंड। डायमंड, ठीक है। और कोई कंपाउंड? चलिए, कार्बन है, ग्रेफाइट है, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड हैं जो कार्बन से बनते हैं। कार्बन जो है बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। चलिए, बाकी आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, वेरी गुड, बैठ जाइए आप। चलिए, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर हम पढ़ रहे थे बच्चों, हमने पढ़ लिया था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के बारे में, जहां पर सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कौन से होते हैं? जो सिंगल बॉन्ड जिनमें सिर्फ होता है। और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। क्लियर? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है वो होते हैं हमारे एल्केन्स, जैसे कि ईथेन है, मीथेन है, ठीक है। और अगर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की बात करें तो जिनमें होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक, क्लियर? चलिए, चलिए, तो सबसे पहले सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, और ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। देखो, आगे हमने प्रोसेस भी पढ़ी है, हाइड्रोजनेशन पढ़ा है कि कैसे यहाँ पर अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम बनाते हैं, जिसे हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की। तो यहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जिसमें उसे हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एल्कीन्स हैं और एल्काइंस हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक, क्लियर? चलिए, तो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा एल्कीन का, एल्काइन का, हम पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों, अभी हम रिविजन कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर कुछ कार्बन कंपाउंड्स हैं जैसे कि आप देख सकते हो। तो बहुत इजी है, कोई भी इजीली किसी भी एल्केन को हम बना सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एल्केन अगर हमें बनाना हो, आपसे कह दिया जाए कि आप पेंटेन बनाइए या प्रोपेन बनाइए, ठीक है, या डेकेन बनाइए, हेक्सेन बनाइए, तो आप कैसे बनाओगे किसी भी एल्केन को? तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है जिसको हम जनरल फॉर्मूला कहते हैं, CnH2n+2। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है एल्केन्स का, और इसकी मदद से कोई भी एल्केन हम बना सकते हैं। ठीक है, आगे हम होमोलोगस सीरीज में ये पढ़ने वाले हैं, फिलहाल आप देखिए। और अगर हमें कोई एल्कीन बनाना है तो इसका सिंपल फॉर्मूला है CnH2n-2।
और CnH2n ये हमारा एल्कीन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो कोई भी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हमें बनाना है तो आसानी से हम बना सकते हैं। क्लियर इतना? चलिए फिर हमने पढ़ा था बच्चों कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर जहां पर जो फॉर्मूला है वो तो सेम होता है, ठीक है, फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जैसे कि हमने इसको समझा भी था अपने लास्ट लेक्चर में अच्छे से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर C5H12 है। ठीक है, अगर देखें तो ये एक पेंटेन का फॉर्मूला है लेकिन इससे अलग अलग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन और जो है एन पेंटेन यहाँ पर बनाया था। ठीक है, तो आपको ब्यूटेन वाला मैंने होमवर्क में भी दिया था कि आपको जो है C4H10 का जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं, तो आपने कर लिया होगा होमवर्क। चलिए, फिर हमने कहा कि कार्बन जो है ये जो है रिंग के फॉर्म में भी क्या करते हैं, रिंग भी बनाते हैं, रिंग के फॉर्म में भी ये अरेंज होते हैं। जैसे बात करते हैं ये स्ट्रक्चर क्या है, कितने कार्बन है यहाँ पर। देखो हमने क्या कहा था, जो ये पॉइंट्स होते हैं, ये जो एंड होते हैं यहाँ पर, ये जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 1 2 3 4 5 और 6 ये इस तरीके से अटैच होते हैं आपस में और इनमें होते हैं हाइड्रोजन इस तरीके से। इस तरीके से, तो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तो ऐसे हम और भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, ठीक, अलग अलग स्ट्रक्चर हम बना, साइक्लोपेंटेन बना सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये भी कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद हमने ये भी देख लिया था, ठीक है, चेन, ब्रांचेस और रिंग्स के बारे में। फिर हमने कहा था कि कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनके साथ मिलकर। फिर हमने बात की थी यहाँ पर सीरीज की कि कार्बन जो है कैसे अलग अलग कंपाउंड बनाता है। एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनके साथ मिलकर के कैसे कैसे ये कंपाउंड बनाता है। फिर हमने पढ़ ली थी बच्चों यहाँ पर होमोलोगस सीरीज। ठीक है, चलिए, तो होमोलोगस सीरीज भी हमने अच्छे से समझ ली थी, जहां पर CH2 का क्या होता है, डिफरेंस कितने का होता है, CH2 का यानी कि 14U का जो है इसमें डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर होमवर्क भी मैंने आपको दिया था, एक होमोलोगस सीरीज मैंने यहाँ पर बना दी थी, बाकी आपको होमवर्क में दी थी, तो ये भी आपने कर ली होगी। चलिए, फिर हमने नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ लिया था कि कैसे कैसे हम कार्बन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो इसके कुछ रूल्स थे, रूल्स हमने समझ लिए थे। चलिए एक बार रूल्स को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितने कार्बन एटम है, ठीक है, फिर उसके हिसाब से हम उसकी नेमिंग करेंगे। फिर आइडेंटिफाई करना है क्या कार्बन, जितने कार्बन है उनके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है क्या। फंक्शनल ग्रुप यानी कि जैसे कोई एल्डिहाइड, एमाइन, एल्कोहल, ईथर, कीटोन, क्या ऐसा कोई ग्रुप तो नहीं लगा हुआ। अगर लगा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम नेम करेंगे। ठीक है, चलिए, तो जैसे हमने यहाँ पर इथेनॉल की नेमिंग की थी, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉन, ठीक है, तो अलग अलग कंपाउंड की नेमिंग कैसे की जाएगी ये भी हमने पढ़ लिया था। फिर हम कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे, जहां पर सबसे पहली रिएक्शन है कंबशन की। तो कार्बन जितने हमारे फ्यूल्स होते हैं, ईंधन होते हैं, ज्यादातर जो फ्यूल्स हैं वो कार्बन कंटेनिंग होते हैं। ठीक है, तो फ्यूल्स को जब जलाया जाता है, जब जलाया कैसे जाएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाएगा। जब जलाया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हीट और लाइट रिलीज करते हैं। ठीक है, कुछ फ्यूल्स जैसे कि मीथेन है, CH4, इसको जब जलाते हैं, इसका जब कंबशन होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट लाइट रिलीज करता है।
ठीक है। चलिए, फिर हमने पढ़ा था बच्चों की जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो जनरली जो है क्लीन फ्लेम के साथ जलते हैं, यानी कि साफ लौ के साथ जलते हैं। लेकिन जो हमारे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं वो येलो फ्लेम के साथ जलते हैं। उनसे जलते समय सूदी डिपॉजिट भी होता है और धुआं भी निकलता है। जैसे कि अगर हम बात करें कैंपर है या कपूर है, ठीक है, इसको जब हम जलाते हैं तो हमने देखा इससे काला काला कुछ निकलता है। ठीक है, जब भी हम कपूर जलाते हैं, अगर हम कपूर जलाते समय उसके ऊपर कोई प्लेट रख दें, कोई थाली रख दें, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो कपूर जब जलता है तो इसका जो ये सूती फ्लेम है, फ्लेम निकल रही है ना, इससे धुआं निकल रहा है। ठीक है, उसमें क्या निकलता है, ब्लैक कलर का जो है वो धुआं भी निकलता है, और वो जो धुआं है वो प्लेट पर डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम कालिख के रूप में जानते हैं। अब वो डिपॉजिट क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। इसका मतलब ये कैसा फ्यूल है, ये एक अनसैचुरेटेड फ्यूल है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, इसीलिए ये क्लियर फ्लेम से नहीं जल रहा, और क्या बना रहा है, कालिख भी ये डिपॉजिट कर रहा है। क्लियर। चलिए, अगर हम एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल बच्चों होता है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड फ्यूल हम कह सकते हैं क्योंकि ये जो है ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। तो आप घर में भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर आपको दिखता है कि आप कुछ भी चीज जला रहे हो, कहीं पर भी आप कंबशन कर रहे हो, वहां पर अगर येलो फ्लेम आपको दिखती है तो आपको समझ जाना है कि ये कैसा फ्यूल होगा, ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, और कहीं पर आपको अगर ब्लू फ्लेम दिखती है तो आपको समझ जाना है ये कैसा होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। क्लियर है इतना। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब जलेंगे, ठीक है, तो क्या शो करते हैं ये भी अब आपको समझ में आ गया है। क्लियर। चलिए, एक बार इसे आप देख लीजिए। चलिए, कंबशन के कुछ और रिएक्शंस भी हम देख रहे थे कि कुछ जो है फ्यूल्स वो जलते समय लौ पैदा करते हैं, यानी कि उनमें ज्वाला देखने को मिलती है, और कुछ में ज्वाला नहीं देखने को मिलती। तो ऐसा क्यों होता है, देखो जब हम घर में एलपीजी जलाते हैं, ठीक है, घर में जो हमारा गैस का सिलेंडर है, ठीक है, तो उससे जब हम चूल्हा जलाते हैं तब तो हमें इस तरीके से फ्लेम दिखती है। ठीक है, जब हम कैंडल जलाते हैं तो फ्लेम दिखती है, जब हम कोयला जलाते हैं तब तो फ्लेम नहीं दिखती, जब हम लकड़ी जलाते हैं तब फ्लेम दिखती है, लेकिन कुछ समय के बाद फ्लेम दिखना बंद हो जाती है। लकड़ी जो है वो सिर्फ ग्लो करती रहती है, लाल लाल हमें दिखती है और ग्लो करती रहती है, फ्लेम जो है दिखना बंद हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है और किस वजह से होता है, चलिए तो इसे देखते हैं, थोड़ा इसको रिवाइज करते हैं। अ फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न। तो फ्लेम तभी प्रोड्यूस होगी जब कोई गैसीय पदार्थ जलेगा। अब आप कहेंगे कि लकड़ी जलती है जब, तभी भी तो फ्लेम प्रोड्यूस होता है, तो लकड़ी तो कोई गैसीय पदार्थ नहीं है, जबकि लकड़ी तो ठोस पदार्थ है। बिल्कुल है, लेकिन फिर भी जब लकड़ी जलती है तो आग क्यों हमें देखने को मिलती है, या ज्वाला जो है वो क्यों हमें देखने को मिलती है। चलिए, तो उसका रीजन देखते हैं। वुड, कोल और चारकोल बर्न विद अ फ्लेम एट फर्स्ट ड्यू टू द वॉलेटाइल सब्सटेंस इन देम। तो बच्चों ये जो लकड़ी है या चारकोल है, कोयला है, तो ये जब शुरू में जब हम इसे जलाते हैं तब इनसे हमें ज्वाला देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि तब इनके अंदर होता है एक वॉलेटाइल पदार्थ। वो वॉलेटाइल पदार्थ जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक हमें ज्वाला देखने को मिलेगी। जैसे ही वॉलेटाइल पदार्थ जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा, तब जो है लकड़ी या जो भी हमारा फ्यूल है वो हमें जलता हुआ नहीं दिखाई देगा, यानी कि वो ग्लो तो करेगा, है ना। जैसे क्या होता है, बिना लौ के जलेगा, जलेगा तो, लेकिन उसकी जो लौ लौ है वो हमें दिखाई नहीं देगी। दे जस्ट ग्लो रेड एंड गिव्स आउट हीट। सिर्फ लाल होते हमें दिखेंगे और हीट हमें देते रहेंगे। क्लियर है। एटम्स ऑफ गैस सब्सटेंस आर हीटेड एंड ग्लो टू प्रोड्यूस फ्लेम। ईच एलिमेंट प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक कलर। तो गैस के जो एलिमेंट्स हैं, गैस वही सिर्फ फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। हीटिंग अ कॉपर वायर इन फ्लेम गिव ब्लूइश ग्रीन फ्लेम। अब ये जो गैसियस जो एटम मतलब गैसियस जो एलिमेंट है, अब ये अलग अलग तरह की फ्लेम भी देते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने बात की कॉपर जो है जब वो जलता है, कॉपर की वायर जब जलती है तो ये इस तरीके से ब्लूइश ग्रीन फ्लेम देती है। ठीक है, येलो कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम, कैंडल जब जलती है तो ये एक येलो कलर का फ्लेम देती है।
किस वजह से देती है? अपूर्ण दहन की वजह से देती है। हम अपने प्रीवियस क्लासेस में जो हमारी क्लास 8th है, क्लास 7th है, यहाँ पर पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन के बारे में पढ़ चुके हैं। यानी कि पूर्ण दहन कब होगा? जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती रहेगी तब पूर्ण दहन होगा, और जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलेगी तब वहां पर अपूर्ण दहन होगा। क्लियर है इतना? चलिए तो एक बार आप इसे देख लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी इसे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।